हाँ, तो मेरे प्रिय छात्रों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और एक बात है, क्या कर्तव्यों का बोध कराती है, कर्तव्यों का बोध कराती है अधिकारों का ज्ञान। क्या कर्तव्यों का बोध कराती है अधिकारों का ज्ञान, शिक्षा से ही मिल सकता है सर्वोपरि सम्मान। समझे? शिक्षा से ही मिल सकता है सर्वोपरि सम्मान। हाँ, तो छात्रों, आज हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर की दक्षता, इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। यानी दक्षता क्या है। तो देखो भाई, निर्गत तथा निवेशी शक्ति के अनुपात को दक्षता कहते हैं। क्या निर्गत यानी निकलने वाली और निवेशी जो आ रही है ट्रांसफार्मर के अंदर, तो निर्गत और निवेशी शक्तियों के अनुपात को दक्षता कहते हैं। अर्थात दक्षता ईटा, इसको ईटा पढ़ते हैं, दक्षता ईटा इक्वल टू निर्गत शक्ति बटा निवेशी शक्ति, यानी पावर आउटपुट बाई पावर इनपुट। तो यही है भाई ट्रांसफार्मर की दक्षता, यानी निर्गत शक्ति और निवेशी शक्ति के अनुपात को ये ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। बस हो गया। तो ये भी पूछता है बार बार कि ट्रांसफार्मर की दक्षता से आप क्या समझते हैं। आइए उपयोग जान ले, ट्रांसफार्मर का क्या उपयोग है। तो विद्युत ऊर्जा को सुदूर स्थानों में भेजने के लिए, बहुत दूर तक ले प्रत्यावर्ती धारा को भेजने के लिए हम हाई वोल्टेज से निर्गत करते हैं और उसको बहुत दूर तक भेज सकते हैं, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा को दूर तक भेजने के लिए सेकेंडरी कॉइल से हाई वोल्टेज निकालते हैं और उसको दूर तक भेज देते हैं। और घरेलू उपकरण में जैसे टीवी चलाना, टेलीफोन, वायरलेस, बैटरी एलिमिनेटर, बैटरी एलिमिनेटर से आप रेडियो भी चला सकते हैं, बैटरी चार्जर इत्यादि, टेप रिकॉर्डर इत्यादि में, इस सब का घरेलू उपयोग में ट्रांसफार्मर का बहुत बड़ा योगदान है। और वेल्डिंग के काम में भी इसका यूज होता है, वेल्डिंग के काम में। फिर रेफ्रिजरेटर में भी इसका प्रयोग होता है। फिर उच्च वोल्टेज पर विद्युत मोटर में भी इसका उपयोग होता है। इस प्रकार ट्रांसफार्मर का उपयोग लगभग सभी क्षेत्रों में होने लगा है। हाँ, तो बच्चों, अभी आप लोगों ने देखा कि दक्षता क्या है, ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या है, और अभी आपने देखा कि उसका प्रयोग यानी इस्तेमाल, यूज क्या है। और अब आप जानने वाले हैं ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय, है ना। इसका प्रश्न देखिए, 2014 का 29वां प्रश्न है, किन कारणों से ट्रांसफार्मर की दक्षता घटती है। तो भाई यही ऊर्जा क्षय के कारण ट्रांसफार्मर की दक्षता घटती है। ऊर्जा क्षय यानी ऊर्जा का रूपांतरण होने लगता है, लॉस ऑफ एनर्जी इन ट्रांसफार्मर, है ना। तो देखिए लॉस कैसे होता है, किन किन कारणों से होता है। देखिए यहाँ पर 2015 के 7वां एक प्रश्न आया है कि ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय को नामांकित करें, है ना। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय को नामांकित करें, इस तरह से प्रश्न पूछा गया है 2015 का 7वां प्रश्न इंटर एग्जाम में। और एक प्रश्न और है 2021 का 3रा प्रश्न कि ताम्र क्षय, ट्रांसफार्मर में ताम्र क्षय को समझाइए। तो पहले तो भाई ताम्र क्षय है, हम अभी इसको समझाने वाले हैं। 2021 का 3रा प्रश्न है कि ताम्र क्षय को समझाएं। तो आइए, ताम्र क्षय क्या है। तो देखिए भाई, तांबे के तार की कुंडली, तांबे के तार की कुंडली देख रहे हो ना, ये है तांबे के तार की कुंडली, है ना। ये प्राइमरी कुंडली है और ये है सेकेंडरी कुंडली। तो ये है तांबे के तार की कुंडली। तो तांबे के तार की कुंडली पी तथा एस, पी का मतलब प्राइमरी यानी प्राथमिक कुंडली, और एस सेकेंडरी यानी द्वितीय कुंडली में, द्वितीय कुंडली में ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी प्राइमरी में भी और सेकेंडरी में भी ऊष्मा उत्पन्न होती है। अतः ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का क्षय ताम्र क्षय कहलाता है। अब आप कहेंगे कि ऊष्मा कैसे उत्पन्न होती है। तो भाई आपको देखिए ना, जूल का नियम बताया गया है
कि ऊष्मा जो होती है धारा के वर्ग के समानुपाती होती है और ऊष्मा जो होती है प्रतिरोध के भी समानुपाती होती है। तो बताइए कि इस कुंडली में जब लंबी कुंडली है, बहुत लंबी कुंडली रहती है, तो यह कुंडली में हम धारा भी दे रहे हैं, यानी इसमें धारा भी चल रही है और साथ साथ इसमें प्रतिरोध भी है, क्योंकि हर एक पदार्थ का कुछ न कुछ प्रतिरोध तो होता ही है। तो इस तार में भी प्रतिरोध है और इसमें धारा भी चल रही है। तो दोनों कारणों से ऊष्मा का पैदा होना तो निश्चित है, यानी ऊष्मा पैदा होगा ही। तो प्राथमिक में भी ऊष्मा पैदा होगा और द्वितीयक में भी ऊष्मा पैदा होगा, और इस ऊष्मा से हमारा कोई काम नहीं है, वो बेकार में चला जाता है। तो इस तरह से हमारी जो ये जो शक्ति है इसकी क्षीण होती जाती है, यानी क्षय होने लगता है, ऊर्जा का क्षय होने लगता है। इसी को हम कहते हैं ताम्र क्षय। तो देख लीजिए भाई, तांबे के तार की कुंडली पी तथा एस में ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्यों ऊष्मा उत्पन्न होती है, सो आपने समझ लिया होगा कि धारा और प्रतिरोध, उस तार में तो धारा चल ही रही है, प्रतिरोध भी है, और जूल के नियम से ऊष्मा उत्पन्न होना निश्चित है। तो पी तथा एस में ऊष्मा उत्पन्न होती है, अतः ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का क्षय होता है। इसी को हम कहते हैं ताम्र क्षय। तो अब चलते हैं दूसरा पॉइंट, लौह क्षय। आइए, लौह क्षय क्या है भाई? तो लोहे के क्रोड में भंवर धारा उत्पन्न होती है। लोहे के क्रोड, ये देख लीजिए ना, ये है लोहा का ये क्रोड, परतदार है ना क्रोड। इस क्रोड में जो स्क्वायर रूप में है, बहुत सारे इसमें क्रोड रखे गए हैं, यानी पत्तियां रखी गई हैं नरम लोहे की। तो लोहे के क्रोड में भंवर धारा उत्पन्न होने के कारण ऊष्मा के रूप में शक्ति क्षय होती है, यानी उसमें भंवर धारा उत्पन्न होती है, और भंवर धारा से यह जो क्रोड है, ये क्रोड है, ये इस वर्गाकार, यह गर्म हो जाता है और लाल होने लगता है, यानी गर्म होने के चलते हमारे शक्ति का क्षय होता है, उसमें यानी ऊर्जा का क्षय होने लगता है। तो लोहे के क्रोड में भंवर धारा उत्पन्न होने के कारण ऊष्मा के रूप में शक्ति क्षय होती है, जिसे हम लौह क्षय कहते हैं। इसको कम करने के लिए क्या करते हैं, लोहे के क्रोड को परतदार बना दिया जाता है। देख लो, ये जो है लोहे का ये जो क्रोड बना हुआ है, यह क्रोड परत पर परत एक दूसरे को कई पत्तियां लेकर के इसमें एक पर एक विद्युत रोधी बना करके रखी जाती है, ताकि भंवर धारा उत्पन्न न हो। यानी भंवर धारा से बचने के लिए, ऊष्मा से बचने के लिए, यानी ऊर्जा क्षय से बचने के लिए हम क्या करते हैं, नरम लोहे का परतदार क्रोड का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो इसी को कहते हैं लौह क्षय। यानी लौह क्षय क्या है, क्रोड में भंवर धारा उत्पन्न होने के कारण ऊष्मा के रूप में शक्ति क्षय होती है, जिसे हम लौह क्षय कहते हैं। इसे कम करने के लिए लोहे के क्रोड को परतदार बनाया जाता है। हाँ भाई, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि क्रोड को परतदार क्यों बनाया जाता है, ट्रांसफार्मर के क्रोड को परतदार क्यों बनाया जाता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि ऊष्मा क्षय को, लौह क्षय को कम करने के लिए, है ना, भंवर धारा को कम करने के लिए, इसमें भंवर धारा पैदा होती है और भंवर धारा से ऊष्मा पैदा होता है, ऊष्मा से हमारा क्रोड जो है गर्म हो जाता है। तो भंवर धारा से बचने के लिए, भंवर धारा से न भाई ये पैदा हो रहा है गर्मी, ऊष्मा, तो भंवर धारा को कम करने के लिए परतदार क्रोड बनाया जाता है। तो सब समझ गए होंगे कि परतदार क्रोड क्यों बनाया जाता है, भंवर धारा से बचने के लिए। अब आइए तीसरा पॉइंट है फ्लक्स क्षरण, यानी फ्लक्स लीकेज। ये क्या है भाई, फ्लक्स लीकेज क्या है? तो देखिए, प्राथमिक कुंडली पी में उत्पन्न संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स द्वितीय कुंडली से संबद्ध नहीं हो पाता, कुछ क्रोड से न जाकर के वायु से भी जाता है। इसे फ्लक्स क्षरण कहते हैं। हाँ, अब आप देख लीजिए, ये जो प्राथमिक कुंडली में हम जो फ्लक्स परिवर्तन करते हैं, जो धारा कारण फ्लक्स परिवर्तन होता है, तो उस परिवर्तन से अब इस कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है। लेकिन कुछ
परिवर्तन जो इसे कुंडली से न जाकर के हवा से इधर उधर चली जाती है। कुछ इसका जो प्रक्रिया है उसमें से कुछ कार्यक्रम जो इसका होता है इधर यानी अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, ये अन्योन्य प्रेरणा के सिद्धांत पर इस सेकेंडरी कुंडली में जो धारा पैदा होती है वो पूरा का पूरा इसमें नहीं आती, वो कुछ हवा से इधर उधर निकल जाती है। इसी को हम कहते हैं क्या, फ्लक्स क्षरण। यानी प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स द्वितीय कुंडली से बद्ध नहीं हो पाता, कुछ क्रोड से न जाकर वायु से भी जाते हैं, इसे ही हम कहते हैं फ्लक्स क्षरण। हाँ तो बच्चों एक बात और है कि आप जानते ही हैं कि रोज़ हम कहने वाले क्या रहते हैं। आप लाइक भी कर दीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को बुलाते रहिए क्योंकि हमारा परिश्रम सफल हो जाए। आप लोगों के चलते ही हमारा परिश्रम सफल हो सकेगा जब आप लोग चाहेंगे। क्योंकि मैं बनाऊं और आप पढ़वे न करें, भोज बनाऊं और खाने ही वाला कोई ना हो, तब क्या फ़ायदा होगा भाई। इसीलिए हम जो बना रहे हैं इसका उपयोग आप लोग सही रूप से इस्तेमाल करें और लोगों को इससे फ़ायदा हो, तभी हमारा परिश्रम सफल होगा। हाँ तो बच्चे अगला हमारा ये क्षय एक और है, चौथा क्षय है शैथिल्य क्षय, हिस्टेरिसिस लॉस। ये क्या है भाई, तो कुंडली से प्रत्यावर्ती धारा प्रवाह के कारण लोहे के क्रोड बार बार चुंबकित होता है तथा बार बार विचुंबकित होता है ना। कभी कभी चुंबकित होता है, कभी विचुंबकित होता है, जिसके कारण ऊर्जा का भी क्षय होता है। इसे ही कहते हैं शैथिल्य क्षय। इसे कम करने के लिए क्या करते हैं, सिलिकॉन लोहे के क्रोड का प्रयोग करते हैं। नरम लोहे का ना, नरम लोहे का तो करते थे, लेकिन उसमें अगर सिलिकॉन लोहे का हम कर दें, सिलिकॉन का इस्तेमाल करें तो ये शैथिल्य क्षय नहीं होगा। तो सिलिकॉन लोहे के क्रोड का प्रयोग इसे शैथिल्य क्षय को कम करने के लिए करते हैं। शैथिल्य क्षय क्या है भाई, प्रत्यावर्ती धारा के कारण कभी ये क्रोड चुंबकित होता है, कभी विचुंबकित होता है और इसे ऊर्जा का क्षय होता है। चुंबकित और विचुंबकित होने के कारण ऊर्जा का क्षय होता है और इसे ही हम कहते हैं शैथिल्य क्षय। और इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, सिलिकॉन लोहे के क्रोड का इस्तेमाल करते हैं भाई। तो आप समझ गए होंगे कि 4 तरह के क्षय हैं। क्या हैं, ताम्र क्षय, लौह क्षय, फ्लक्स क्षय और शैथिल्य क्षय। और ये क्षय भी आते हैं भाई कि किस तरह के क्षय होते हैं, ट्रांसफार्मर में ये दक्षता क्यों घटती है, तो इस सब का प्रश्न का जवाब आप इसमें पाएंगे। अब हमारा ट्रांसफार्मर से संबंधित सारे प्रश्न समाप्त हो गए। अब आप अच्छी तरह से ये 4 भागों में या 5 भागों में जो बने हुए हैं इसको अच्छी तरह से आप समझ करके पढ़ेंगे तो आप निश्चित रूप से अच्छे मार्क्स लाएंगे। और ट्रांसफार्मर हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, आप पूछा ही जाएगा, तो आप इसके लिए हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहिए, अच्छी तरह से पढ़ते रहिए। तो थैंक यू बच्चों।